हेलो स्टूडेंट, हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ रहे थे कि सिटीजन होता क्या है। तो बहुत सारी बातें हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। और सबसे पहले ये वर्ड कहाँ से शुरू हुआ, ग्रीक से। ग्रीक में एक सिटीजन की क्या परिभाषा होती थी। जो सिटी में रहता है लेकिन पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों में भाग लेता है वो क्या है, वो सिटीजन था। लेकिन वर्तमान में ये धारणा नहीं चलती भाई। आजकल डेमोक्रेसी का युग है और और ये भी बता दिया कि डेमोक्रेसी मैंने सिटीजनशिप जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ही संबंध रखती है, क्योंकि किंग वगैरह होती है, उनकी प्रजा होती है, सिटीजन नहीं होते। सिटीजन के साथ राइट्स की कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, प्रजा के साथ राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ा हुआ। हमारे बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहुत सारे राजाओं को अधिकार मिला था कि वो अपना राज्य कायम कर रखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ की प्रजा ने इस बात के लिए इनकार कर दिया कि हम राजाओं के रूल अंडर नहीं रहेंगे और अब हम किसी की प्रजा नहीं बल्कि देश के सिटीजन होकर रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी था। और अब क्या कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, अब सिटीजन किसे कहा जाता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इन एशियंट रोम, रोम जो इटली के आसपास का क्षेत्र है वो रोम है। वेयर स्लेवरी वाज पार्ट ऑफ सोसाइटी। स्लेवरी मैंने दास, कुछ लोग दास होते थे, उनको खरीद लेते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या जो राजा वगैरह होते थे, वो उनकी जन्मजात सेवा करते थे, वो कभी मुक्त नहीं होते थे। सिटीजनशिप हार्डली फाउंड एक्सपेंसिव, यह एक्सप्रेसिव है शायद, कि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैली। दूर तक फैलने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को ये प्राप्त नहीं, जिसमें स्लेव भी एक थे। स्लेव आर रिगार्डेड इंफीरियर, स्लेव को नीचा माना जाता था। एंड डिनाइड सिविल राइट्स, और उनको सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट थे नहीं उनके पास। कि सिविल और पॉलिटिकल राइट का मतलब जैसे एक सिटीजन के रूप में अधिकार प्राप्त होते हैं, और पॉलिटिकल राइट का मतलब जैसे वो राजा बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सेनापति, जज, इस तरह के अधिकार स्लेव्स के पास नहीं थे। तो स्लेव्स जो थे रोम में स्लेव सिटीजन नहीं थे। सिटीजनशिप सिर्फ फ्री मैन्स के लिए थी। द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, जो सिटीजनशिप का आइडिया है, ग्रू विद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के साथ। ये आइडिया नया है, मतलब 19वीं शताब्दी में जब चारों तरफ डेमोक्रेसी का फैलाव होना शुरू हुआ, ये 9th में आप पढ़ चुके हो, तो उसमें साथ साथ में जो व्यक्ति के राइट्स थे उनकी कॉन्सेप्ट आया। और राइट्स के साथ ही किसी भी देश के नागरिक जो रहने वाले थे वहाँ उसे सिटीजन माना गया। द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, लेटर पार्ट का मतलब 1850 के बाद। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप फ्रॉम एन आइडिया ऑफ मूवमेंट द ट्रांसफॉर्मिंग द फ्रेंचेस का मतलब होता है वोट का अधिकार देना। फ्रेंचेस राइट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। पहले देखो, किसी भी चीज़ में शुरुआत में जब सुधार होता है तो वो बहुत थोड़ा होता है। पहले जब सोसाइटी में सुधार आना शुरू हुए, यूरोपियन कंट्रीज़ में राजा ख़त्म होने शुरू हुए या राजाओं ने अपने अधिकार छोड़ने शुरू किए, तो उन्होंने कुछ लोगों को फ्रेंचेस का वोट का अधिकार दिया। और वो किसके बेस पे था? प्रॉपर्टी किसके पास ज़्यादा है, टैक्स देता है या नहीं देता है, सेक्स क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है, फीमेल को वोट का अधिकार नहीं था, एजुकेशन है, अनपढ़ आदमी को अधिकार नहीं था। एंड रेजिडेंस नाउ बिकम यूनिवर्सल। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ना मेल फीमेल का कोई चक्कर है, सब वोट दे सकते हैं, अनपढ़ व्यक्ति भी वोट दे सकता है, ये आप सब बातें जानते हो। और अब जब ये फ्रेंचाइज यूनिवर्सल हो गई है, यूनिवर्सल का मतलब ये राइट सभी को मिलने शुरू हो गए हैं, तो सिटीजनशिप भी क्या हो गई है, सबके लिए हो गई है, सिटीजन भी सारे हो गए हैं। तो नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जब सभी व्यक्ति जो एक एज जो वहाँ के कानून ने फिक्स कर रखी है वो पूरी हो जाती है, तो उसको अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहा जाता है। The right to vote and right to contest election become the exclusive right of citizens. अब क्या है, जो
राइट टू वोट और राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन अब लोगों के लिए राइट्स सबको मिल गए हैं, मतलब राइट्स सब लोगों को अधिकार प्राप्त है। सॉरी, और इस वजह से जब ये राइट्स का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर व्यक्ति को अधिकार मिल गए हैं, तो ये सिटीजनशिप भी सभी को मिल गई है। और इसके साथ साथ ही आपको कर्तव्य भी मिले हैं। ये नहीं कि राइट्स के साथ आपके सिटीजनशिप के साथ आपके राइट्स मिले हैं, आपके साथ में कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। डेफिनेशन ऑफ सिटीजन, एक सिटीजन होता क्या है, मतलब हम आधुनिक के हिसाब से पढ़ेंगे ना, आधुनिक कॉन्सेप्ट। पुराना कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों में भाग लेता है उसे ही हम सिटीजन मानते हैं। लेकिन अब सिटीजन कौन है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, आप इनमें से कोई दो याद कर सकते हो अच्छा क्वेश्चन लिखने के लिए। शिव क्या कहते हैं, शिव डिफाइन सिटीजन एज वन हु ओव्स एलिजेंस मैंने हक टू द स्टेट, जो उस देश की सरकार से हक मानता है, अपने कर्तव्य अपने राइट्स मांगता है, हैज एक्सेस टू द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड इंस्पायर्ड विद द स्पिरिट ऑफ सर्विस ऑफ द कम्युनिटी। सॉरी, साथ में सिविल और पॉलिटिकल राइट तो प्राप्त करता है, लेकिन जिस कम्युनिटी से वो जुड़ा होता है, जिस देश से वो जुड़ा होता है, उसकी सेवा के लिए भी तैयार रहता है। तो राइट्स और जो ड्यूटीज हैं, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होता। जहाँ राइट्स हैं वहाँ आपको ड्यूटीज भी करनी पड़ती। ब्लैकवेल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ये क्या कहता है, इंसाइक्लोपीडिया होता है जिसमें सब तरह की परिभाषाएं दी जाती हैं। सिटीजनशिप मीन्स ए फुल एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट, एक स्टेट की मेंबरशिप या सदस्यता। मान लो कोई भारत का सदस्य है, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मैं इस देश के कानूनों को फॉलो करता हूँ, इस कानून के अनुसार ही मैं अपने राइट्स की मांग करता हूँ और जो भी ड्यूटीज इस कानून में सौंपी गई है मैं उसको पूरा करता हूँ। अब लास्की की पढ़ लेते हैं एक परिभाषा। सिटीजनशिप हैज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वंस इंस्ट्रक्टेड जजमेंट ऑफ द पब्लिक गुड, मतलब जजमेंट है आम व्यक्ति के हित के लिए या पब्लिक के हित के लिए एक जुडिशियली लीगली किसी को सिटीजन माना जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सिटीजन कहा जाता है, और उसका कंट्रीब्यूशन समाज में तय किया जाता है। ठीक है, ये दो तीन परिभाषाएं हैं। उसके बाद है सिटीजन होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ सिटीजन्स, एक सिटीजन्स की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर होता है। पॉलिटिकल कम्युनिटी मेनली सरकार है भाई, और सरकार में आपका कानून, आपकी लीगल फ्रेमवर्क, आपकी जुडिशरी, आपके जितने भी सरकारी काम होते हैं उसमें आपकी प्रेजेंस, उसमें आप दर्ज होना। ठीक है, एक मेंबरशिप के रूप में आपकी रिकॉग्नाइजेशन, आपका वोटर आइडेंटिटी बनेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, आपका कर्मचारी जो भी पेंशन है, बीमे है, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एक सिटीजनशिप के पास राइट्स होते हैं, राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसकी हम चर्चा काफ़ी कर चुके हैं, राइट और ड्यूटी की। उसके बाद कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। ए सिटीजन बेस्टो मेंबरशिप ऑफ द स्टेट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं। मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ का है और उसे एक लीगल पहचान मिलती है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन, मैंने लीगल पहचान, जैसे आपका वोट का अधिकार है, आधार कार्ड, ये आपको लीगल रिकॉग्नाइजेशन पहचान देते हैं। स्टेटस विच ए सिटीजन एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी, सिटीजन की कोई प्रॉपर्टी भी होती है, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, देश के कानून के अनुसार उसको अपनी प्रॉपर्टी रखने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ वो स्टेट के अफेयर्स में भाग लेता है। स्टेट अफेयर्स में जैसे वो अगर देश के लिए कोई डिसीजन लेना है, देश की कोई पोस्ट हासिल करनी है, किसी जिम्मेदारी का पद हासिल करना है, इस तरह से
आईएएस बनना है, मंत्री बनना है, कर्मचारी बनना है, तो वो इस तरह से अफेयर्स में भाग लेता है। सोल्जर बनना है। प्रोविजन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू इंश्योर पार्टिसिपेशन, और उसके बाद सबसे ऊपर उनको पॉलिटिकल राइट्स दिया जाता है, वोट का अधिकार दिया जाता है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन दिया जाता है, फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, फॉर्म द गवर्नमेंट इन आफ्टर द विक्ट्री इन इलेक्शंस, ठीक है। और उसके साथ साथ राइट्स के साथ उसकी ड्यूटीज भी होती है। जैसे आपके आर्टिकल 23 में वैसे तो फॉरेस्ट लेबर करवा नहीं सकते, लेकिन इसमें साथ साथ में लिखा हुआ अगर आपका देश संकट में है तो आपके साथ इमीडिएटली सेवाएं ली जा सकती हैं आपसे। ओके, उसके बाद है सिटीजन के लिए ऐसी कौन से बेसिस हैं, कौन से ग्राउंड हैं जिससे किसी को सिटीजनशिप दी जाती है या किसी की सिटीजनशिप छीन ली जाती है या वो इच्छा से त्याग देता है या सरकार उसकी सिटीजनशिप खत्म कर देती है। अच्छा, 2-3 तरीके वो तो आप जानते ही हो क्योंकि खुद आप सिटीजन हो। आपने सिटीजनशिप कैसे प्राप्त की? क्योंकि आपके फादर मदर यहाँ के या आपके ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो यहाँ के निवासी थे, सिटीजन थे, तो आपको भी अपने पैदा होने के अधिकार के साथ यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई। और क्या क्या ग्राउंड है? हर देश के अलग अलग रूल हैं, हर देश अलग अलग से सिटीजनशिप के कानून बनाता है। जैसे भारत में बसने के लिए अब जैसे सीए आया हमारा एक चार्टर सिटीजनशिप एक्ट, उसके अनुसार जो हिंदू हैं दूसरे देशों के, खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुस्लिम देशों से जो आते हैं, उनको पहले तो 11 साल तक भारत में बसना होता था। अब 5 साल में ही उनकी नागरिकता कन्फर्म की जाएगी। तो ये चेंजेस होते रहते हैं। तो हर देश का अलग अलग कानून है, और जो ये कानून पढ़ेंगे हम, ये सिर्फ इंडिया के नहीं हैं, बहुत सारे और देशों के भी हैं। तो ये तरीके बताता है आपको, कल भविष्य में अगर आप कहीं बाहर की नागरिकता लेना चाहे तो ये काम आ सकती हैं चीज़ें आपको। सबसे पहले तो है लैंड परचेजिंग। मान लो एक देश का ये कानून कहता है अगर वहाँ से आपने लैंड परचेज कर ली तो आप वहाँ के नागरिक बन जाओगे। ऐसे देश भी हैं जहाँ देशों को लगता है कि नहीं जी, हमारी तो पॉपुलेशन कम है, लोग इस तरह से हमारे देश में आ जा सकते हैं, आसानी से बस सकते हैं, पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस तरह के जो है लोग कर लेते हैं एक्सक्लूशन, ठीक है। तो दूसरा है, पेज थोड़ा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के हम पढ़ लेते हैं कि नागरिकता छोड़ी कैसे जा सकती है। बाद में हम पढ़ेंगे कि नागरिकता प्राप्त की कैसे जा सकती है, ठीक है। मान लो आप भारत के नागरिक हैं, भारत देश में आप पैदा हुए, बट आप भारत में रहना नहीं चाहते या बाहर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, दूसरे देशों में जाकर आप बसना चाहते हो, तो क्या क्या तरीके हैं? देख, जैसे अमेरिका में है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ की लड़कियों से शादियाँ कर लेते हैं, ग्रीन कार्ड मिल जाता है उनको, ठीक है। और ग्रीन कार्ड का मतलब होता है वहाँ की नागरिकता मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं। पहला तो है मैरिज। व्हेन ए फीमेल गेट मैरिड विद एन एलियन, जब एक फीमेल विदेशी से विवाह कर लेती है, शी लूज द सिटीजनशिप ऑफ हर कंट्री, तो अपने कंट्री की सिटीजनशिप खो देती है। ये सब देशों पर लागू नहीं होता, ये मैंने बार बताया है, कुछ देशों पर लागू होता है। जैसे हमारे देश में जैसे अभी 370 धारा खत्म करी हमने। 370 धारा क्या थी? जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी कि वहाँ कोई बस नहीं सकता था। वहाँ की जो लड़कियाँ शादी करती थी ना दूसरे राज्यों के लड़कों से, वहाँ की लड़कियों की नागरिकता खत्म हो जाती थी जम्मू कश्मीर का। हाँ, जम्मू कश्मीर का लड़का अगर किसी बाहर के राज्य मतलब हरियाणा पंजाब से भी हमारे देश के में अगर विवाह करता था तो उस लड़की को तो वहाँ की नागरिकता मिल जाती जम्मू कश्मीर की। लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़की अगर बाहर के राज्य से शादी करती तो उसको नागरिकता नहीं मिलती थी, उसकी नागरिकता खत्म कर देती थी। अब ये खत्म हो गया है। उसके बाद है रेजिग्नेशंस। इफ ए सिटीजन अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ अनदर कंट्री,
अगर कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है और वो अपने मेंबर कंट्री की दूसरे के लिए अप्लाई कर देता है कि मुझे तो इस देश का नागरिक बनना है, भारत का नहीं रहना, जैसे ही वो उसकी अप्रूवल हो जाता है तो जो जिस देश का पहले निवासी होता है उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन दूसरे देश में हो जाता है। ड्यूअल सिटीजनशिप, कई देशों में ऐसा भी है कि आप ड्यूअल दोहरी नागरिकता रख सकते हो। बहुत सारे देशों ने ये नहीं मानी, जैसे मैंने भी एक पिछली वीडियो में बताया था कि हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि हम दोहरी नागरिकता दें, क्योंकि वो हमारे काफ़ी काम आ सकती है चीज़ें। तो इफ़ ए सिटीजन एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ 2 स्टेट्स, अगर 2 स्टेट्स की सिटीजनशिप है तो कोई भी देश जिसमें वो रहता है शायद उसका कानून अलाउ ना करें कि आप दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। ही कैन रिटेन सिटीजनशिप ऑफ ओनली 1 स्टेट, तो वह व्यक्ति सिर्फ एक देश की सिटीजनशिप रख सकता है और उसे दूसरे देश की सिटीजनशिप क्या करनी पड़ती है, छोड़नी पड़ती है। इन सच केस पेरेंट डिसाइड ओवर द सिटीजनशिप ऑफ देयर चिल्ड्रन, पेरेंट डिसाइड करते हैं कि उनके बच्चों का नागरिकता क्या होगी, ठीक है। लेकिन 18 साल के बाद बच्चा खुद तय कर सकता है कि उसकी नागरिकता क्या होगी। रिबेलियन, विद्रोह हो जाता है। इफ ए पर्सन कमिट एनी एक्ट ऑफ द रिबेलियन, अगर मान लो कोई भारत का नागरिक भारत के विरुद्ध ही विद्रोह कर दे या ऐसा काम कर दे जो भारत के लिए खतरनाक था, तो भारत की सरकार उसे नागरिकता छीन लेती है, उसे एग्जाइल कर देती है, देश निकाला दे देती है। उसके बाद है एक्सपल्सन फ्रॉम द सर्विस। मान लो अभी अगर आपने इंडो नेपाल के संबंध पढ़े हैं तो एक गोरखा रेजिमेंट है। देखो करंट से पॉलिटी जोड़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगी ये पॉलिटी। नेपाल और इंडिया के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, हम तो एक दूसरे से अलग भी नहीं मानते थे, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन अब क्राइसिस पैदा हो गए हैं, कुछ बातों पर कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं। तो हमारे देश की सेना में एक गोरखा रेजिमेंट है, ठीक है। गोरखा रेजिमेंट अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। जो हमारे एक सेनापति थे 1971 की लड़ाई, मानिक शाह, वो कहते थे कि अगर दुनिया में कोई नहीं डरता, मतलब जिसमें जो कहे कि मुझे डर नहीं लगता, वो एक तो गोरखा है या मुर्दा कह सकता है। मतलब गोरखों ने जितनी हमारी लड़ी है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और ये गोरखे कौन है? ये नेपाल के नागरिक होते हैं। अब क्राइसिस पैदा हो गए हैं, नेपाल की गवर्नमेंट इस रूल को चेंज करना जा रही है और बहुत सारे जो लोग हैं गोरखे जो सैनिक है वो यहाँ बस जाते थे। अब अगर नेपाल की सरकार डिसीजन लेती है कि नहीं, गोरखा रेजिमेंट को हम भारत से धीरे धीरे ख़त्म करवा देंगे, तो जो नागरिकता यहाँ प्राप्त है सैनिक होने के नाते वो ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर सर्विस ख़त्म हो जाएगी फॉरेन कंट्री की तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप भी ख़त्म हो जाएगी। जो हमारे देश में सेवाएं दे रहा है और नौकरी यहाँ कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो सेवाएं ख़त्म हो जाएगी। अब्सेंस का मतलब होता है बहुत समय से अगर वो किसी भी देश में रह नहीं रहा, मान लो 10 जैसे फ्रांस में है 10 साल तक कोई व्यक्ति वहाँ आया ही नहीं, एक बार चला गया तो तब भी उसकी सिटीजनशिप ख़त्म की जाती है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर कानून होते हैं कि 10 साल 5 साल जो भी है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की सर्विस ज्वाइन कर लेता है, मान लो नेपाल का गोरखा अगर भारत की सेना को ज्वाइन कर लेता है तो नेपाल की सरकार का ये कानून हो सकता है कि आपने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली, अब हम आपकी सिटीजनशिप यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह भी सिटीजनशिप ख़त्म हो सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।